हेलो ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ्स। कल हमने जज की अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा था। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जज की पोस्ट से कैसे हटाया जा सकता है। जनरली आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। मैं मनमोहन आई थिंक क्लास के ऊपर आपको ये टॉपिक आज कवर करवाऊंगा। उससे पहले एक क्वेश्चन है जो कि कल की क्लास से है, तब तक आप वीडियो देखें, तब तक आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो कितनी है हाल फिलहाल के टाइम पे। ओके, तो जो जजेस का रिमूवल है उसे बोलते हैं इम्पीचमेंट। और वैसे जो प्रेसिडेंट है उसकी रिमूवल को भी इम्पीचमेंट बोला जाता है। मेनली आपने यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में कई बार सुना होगा। इम्पीचमेंट वगैरह टॉपिक काफ़ी करंट अफेयर में पीछे रहा है। लाइकवाइज इनका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है। इम्पीचमेंट बोलते हैं जजेस को। तो हम टॉपिक पढ़ेंगे इम्पीचमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया। अब ये पीछे न्यूज़ में था, दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल एग्जाम्स। इसमें जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, ये यहाँ पे इन सर की फ़ोटो आपको दिख रही होगी। इनके घर पे जब ये बाहर छुट्टियों के लिए गए हुए थे तो पीछे से इनके घर पे जले हुए बंडल मिले नोट के काफ़ी सारे। तो इससे जो इनकी जो एथिकल कंडक्ट लगा लो या फिर एक तरीके से मिसकंडक्ट लगा लो, इसके ऊपर मतलब शक बैठा है इनके ऊपर भी कोई ना कोई रिश्वत वगैरह कोई मामला है। तो जो यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, ये अफेयर्स वो वाला अफेयर नहीं है जो आज के टाइम पे आप जैसे भी लगा लो अफेयर्स चलते हैं, ठीक है। जैन जी में बोलें तो बेंचिंग सिचुएशनशिप रिलेशनशिप वाला अफेयर नहीं है। ये अफेयर है मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर ऐसा मिनिस्टर जो वहाँ का डेली का जो कंडक्ट होता है, जो कामकाज होता है उसका उसकी देख रेख करता है, उस यूनियन पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं। उसने अनाउंस किया कि 100 जो एमपी हैं उन्होंने नोटिस इनिशिएट किया है इम्पीचमेंट के लिए, इम्पीचमेंट मोशन के लिए। किसके अगेंस्ट? जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट, ठीक है। और फिर जो जस्टिस चीफ जस्टिस जो थे हमारे संजीव खन्ना, यहाँ पे आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, उन्होंने उनके रिमूवल को एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन जो यशवंत वर्मा सर हैं, उन्होंने जो फाइंडिंग्स मिली मतलब जो इनके अगेंस्ट आरोप लगे उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहा, ना कि उन्होंने रिमूवल एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे जैसे एक दो वर्डिंग्स हैं जिनके मीनिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। इंडिक्टेड होता है कि किसी काम के अंदर किसी को क्रिमिनल साबित करना, ठीक है, कोई क्रिमिनल चार्ज उसके ऊपर लगाना। सैक का मतलब होता है बंडल, कोई भी बंडल, जैसे मैंने नोट का बंडल मैंने आपको बताया था कि जिनके घर पे मिला था। तो ये दरअसल इस न्यूज़ में था। ये मैंने आपको न्यूज़ सारी बता दी। तो आगे इम्पीचमेंट वैसे होता कैसे है, इसका प्रोसीजर मैं आपको करवाऊंगा। व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर जजेस इन इंडिया? इंडिया के अंदर इसकी प्रोसीजर क्या है जुडिशियल इम्पीचमेंट के अंदर? अब एक खास बात है कि इम्पीचमेंट वर्ड डायरेक्टली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, कई बार बड़े एग्जाम्स के अंदर या स्टेट पीसीएस के एग्जाम के अंदर आप पूछ लिया जाता है कि राइट और रॉन्ग ऑप्शंस के अंदर कि इम्पीचमेंट कहाँ मेंशन है या फिर मेंशन है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये वर्ड जो है डायरेक्टली यूज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जजेस के लिए, खासकर फॉर जजेस, ठीक है ना। और इम्पीचमेंट कब होती है? जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये प्रूव कर दे कि मिस बिहेवियर कर रहा है कोई जज, या फिर इनकैपेसिटी में, इनकैपेसिटी मतलब कैपेबल नहीं है वो अपनी मतलब सेवाएं देने के, या तो वो मेंटली रिटार्टेड हो चुके हैं या फिर उनको हेल्थ इश्यूज है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस क्यों रखी गई कि इसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम से कम और जो जुडिशियल इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रहे, कि ताकि कोई भी
देखो फाइनल जब विश्वास होता है पब्लिक का तो एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है कि वो अगर फैसला करेंगे तो अच्छा ही होगा, तो वो इंटेग्रिटी मेंटेन रखना ज़रूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस क्या हैं इसके इम्पीचमेंट के? आर्टिकल 124 क्लोज 4 के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ। कल हमने आर्टिकल 124 क्लोज 2 पढ़ा था, जिसमें हमने उसके अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा था। क्लोज 4 के अंदर जो है इसकी रिमूवल के बारे में लिखा हुआ है, और साथ में आर्टिकल 124 क्लोज 4 किसके साथ? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये एक तरीके से एक एक्ट है, ये दोनों मिलके जजेस के रिमूवल का प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, फ्रेमवर्क जो डिफाइन करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल जो 218 है, 218, ये हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक जज कब रिमूव किया जा सकता है? कैन ओनली बी रिमूव्ड, ठीक है। कल भी मैंने बोला था कि शब्दों का ख्याल रखें। कैन ओनली बी रिमूव्ड कब? जब ये प्रूव हो जाए कि वो उसका कोई मिसबिहेवियर है। मिसबिहेवियर का मतलब ये नहीं कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर कोई गंदी रील्स बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब और भी काफ़ी ऐसी, ऑब्वियसली ऐसी तो एक्सपेक्टेशंस हो नहीं सकती जजेस के साथ, और भी कई एथिकल मिसकंडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये पता चला है कि भाई चाचा जज हैं, बेटा कटघरे में खड़ा और बोला कोई बात नहीं, तेरा अंकल जज है, मैं निपटा दूंगा मामला, और ये प्रूव हो जाए ये चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे में उसका इम्पीच किया जा सकता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस की जा सकती है, रिमूवल किया जा सकता है। इनकैपेसिटी, या तो डिस्चार्ज, जो ड्यूटी डिस्चार्ज करने में के इनकेपेबल हो जाए, या फिर कोई और मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस, अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी ये, कि पहले एक मोशन इनिशिएट होगा। मोशन किसको बोलते हैं? जैसे आप पार्लियामेंट सेशन जब मैं आपका लूँगा तो उसके अंदर काफ़ी सारे मोशंस होते हैं। जैसे कोई भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी चीज़ के लिए कोई मोशन मतलब जारी होता है वहाँ पे। लाइकवाइज अगर किसी भी हाउस में, तुम्हारे हाउस में नहीं, पार्लियामेंट के हाउस में, जिसके दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों में से कोई भी इम्पीचमेंट का मोशन, जो मोशन है किसी भी हाउस के अंदर जारी हो जाए, ठीक है, जो मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी किसी ने भी यारे गरे ने वहाँ पे खड़ा होकर मोशन जो जारी कर दिया और उस पर बहस होने लगी, ऐसा नहीं। उसके साथ सपोर्ट चाहिए, कितना? अगर लोकसभा में होता है तो 100 MP का, राज्यसभा में होता है तो 50 MP का। 100 सुनार की, 1 लुहार की। राज्यसभा वाले थोड़े हैवी बात रखते हैं, ठीक है, जोक्स अपार्ट। द मोशन कैन बी प्रोसीड ओनली इफ एक्सेप्टेड, मोशन भी तब प्रोसीड होगा, बहस उस पर तब होगी जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कब? जब अगर लोकसभा में अगर वो जारी होता है तो स्पीकर उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। हाल फिलहाल के स्पीकर कौन है अपने लोकसभा के? ओम बिरला साहब, ठीक है। या फिर अगर राज्यसभा में है तो उनके चेयरमैन कौन है फिलहाल? चेयरमैन अपने थे धनखड़ साहब, लेकिन उन्होंने रिसेंटली 21 जुलाई को अपनी हेल्थ इश्यूज का वास्ता दे के रिजाइन कर दिया है, तो फिलहाल वो सीट वैकेंट पड़ी है, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो इतने का सपोर्ट चाहिए, और एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी जो कि 3 मेंबर की कमेटी होती है, ठीक है। किसके अंडर बनाई जाएगी? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, मैंने आपको पहले बताया था 124 क्लोज 4 और ये एक्ट जो है दोनों इम्पीचमेंट की प्रोसेस बताते हैं। इसके अंडर 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर कौन होगा? एक तो CJI और चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का, और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। एमिनेंट ज्यूरिस्ट मतलब ये जरूरी नहीं कि जज ही हो, कोई अच्छा लॉयर हो सकता है, या कोई अच्छा लॉ का ऐसा ज्ञान रखने वाला जो एक अपने फील्ड में काफ़ी एमिनेंट पर्सनैलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो फैक्ट फाइंडिंग बॉडी होगी, ये कमेटी फैक्ट
पता करेगी क्या इस मामले में सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है। और फिर इसका नेचर कैसा होगा, कोजाई जुडिशियल। कोजाई जुडिशियल किसको बोलते हैं, लेकिन अपेरेंटली दिखता है कि वो एक जुडिशियस वे में काम कर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक तरीके से कोजाई जुडिशियल का मतलब ये समझ लो कि जुडिशियल कैपेसिटीज को हाफ वे में या अपेरेंट वे में प्रोसीड करती है, ठीक है। फिर कमेटी जो है रिपोर्ट करेगी किसको, पार्लियामेंट्री डिबेट होगी रिपोर्ट करने के बाद, ठीक है। फाइंडिंग के बाद हाउस में ये जो रिपोर्ट जाएगी, अगर जज इस फाइंडिंग के अंदर गिल्टी मिलता है तो जो है मैटर को डिबेट किया जाएगा उन हाउसेज के अंदर, रिलेवेंट हाउसेज के अंदर जिसके अंदर ये मोशन जारी हुआ था, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ जजेस रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी किसको बोलते हैं कि 2/3 जो स्ट्रेंथ है टोटल स्ट्रेंथ का, 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए एमपी, और वो वोट भी करे, ना सिर्फ प्रेजेंट हो। जैसे आज के दिन 5-4-3, अब इसको घटते क्रम में याद रखना कि लोकसभा की जैसी डिबेट्स होती हैं कंट्रोवर्शियल सी, वैसी बेतुकी सी बातें करने लग जाते हैं कई बार, तो उसको हम घटते क्रम में याद रख लेंगे कि ये कहाँ होती है, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर। थोड़ा सा यूँ मानते हैं कि थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा पता होता है, तो वो बढ़ते क्रम के अंदर 2-4-3, ये ऐसे एक तरीका है याद रखने का। अगर आप चाहो तो अपना तरीका अपना सकते हैं। हाल फिलहाल की स्ट्रेंथ ये है। तो ये अगर मान लो लोकसभा के अंदर ये डिबेट जारी होनी है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी 543 का 2/3 जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए मेंबर, ठीक है। टोटल जो स्ट्रेंथ है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, और वो वोट भी करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आ तो गए 2/3, लेकिन आ तो है ही और वोट भी करना है। और उसके बाद 50% में प्लस की जो है वो मेजोरिटी, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस मेजोरिटी वोट शेयर, ठीक है। ये जब होगा तब जाके कहीं मोशन जो है पास होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिले। अब मोशन पास हो गया, ए जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि वोटिंग वगैरह सब कुछ होगी, फिर क्या है प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, वो जब इस चीज को फाइनली ऑर्डर करेंगे तो एक रिमूवल होगा जज का। अब ड्रॉबैक्स क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस के जजेस के, इंडिया के अंदर खासकर, ठीक है, कि कई बार जो ये सारा प्रोसीजर चलता है तो इसके दौरान ही जज जो है उसको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि यस, और अंदाज़ा क्या खुद को भी पता होता है इंसान को कि यू आर गिल्टी। कई लोग अंदर से पता होता है लेकिन मानते नहीं, वो बात अलग है। तो लेकिन जब उनके खिलाफ कार्रवाई चलती है तो अमूमन वो मान जाते हैं। लाइकवाइज कई जजेस इस सारा जो ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है इसके दौरान ही अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, और वो प्रोसेस है जो बीच में ही रुक जाती है, एंड्स एब्रप्टली, ठीक है। और जो कि काफ़ी क्वेश्चन रेज करती है अकाउंटेबिलिटी पे कि भाई ये पता नहीं लग रहा कि ये कैसे रिजाइन करके गया। वो ये बोल के थोड़ी जाएगा कि यस मैं इस चीज़ में दोषी था तो मैं जा रहा हूँ, वो किसी और रीज़न को कोट करके रेजिग्नेशन कर दे, और ये जो प्रोसेस है जितना मैंने पढ़ाया अब तक आपको वो वैसे वहीं रुक जाएगा, ठीक है। अब तक फिलहाल तक इंडिया के अंदर कोई भी जज सक्सेसफुली इम्पीच्ड नहीं हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हैं, स्ट्रिंजेंट वोटिंग थ्रेशोल्ड्स, मतलब इतना जो एक कॉम्प्लिकेटेड जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसको लेके, ठीक है। और पॉलिटिकल नेगोशिएशंस भी हो जाती हैं कई बार, ठीक है। अब देखिए जैसा बुक्स के अंदर लिखा होता है आइडियल बातें और जैसा हम पढ़ते हैं, एक आइडियलिज्म को क्रिएट करना और आइडियलिज्म को बनाए रखना बहुत टेढ़ा काम होता है, ठीक है। ऐसा दरअसल अचीवेबल है नहीं जब तक पूरी हर समाज का हर तबका, हर जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसमें शामिल ना हो, ठीक है। तो इस
ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे पॉलिटिकल अलायंस हो गए, या फिर जो ये इतना टिपिकल वोटिंग का जो सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ऐसे ऐसे और कई रीजंस हैं, उनकी वजह से ये चीज़ें डिफ़िकल्ट टू अचीव है। ठीक है, अब नोटेबल इम्पीचमेंट अटेम्प्ट्स, ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट इससे पहले हुए नहीं, जैसे वर्मा साहब की बात कर रहे हैं वैसे पहले भी एक दो जज ऐसे हुए जिनके खिलाफ ऐसा मोशन चला है कि 1993 के अंदर, 93 के अंदर जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन चला था, ठीक है, लेकिन वो फेल हो गया लोकसभा के अंदर ड्यू टू एब्सटेंशंस। एब्सटेंशंस का मतलब है कि जब एमपीज वगैरह वोट करने से खुद को रिफ्रेन कर ले, हटा ले, अपने साढ़े हाथ खड़े ने ऐसा कर ले, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, ये अंदर की बात है, ठीक है। और उसके बाद जस्टिस सुमित्रा सेन 2011 के अंदर, ये मेल हैं, नाम ऐसा है, ठीक है। अब इनको अक्यूज किया गया था मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स, कुछ फंड्स मिलते हैं जजेस को, वो भी उनका भी ब्यौरा रखना होता है, तो उनकी मेंटेनेंस को अच्छे से रखा नहीं गया है, ऐसा उनके ऊपर अक्यूज था। तो जैसे ही राज्यसभा के अंदर उनके खिलाफ मामला चला, मोशन जारी हुआ, उन्होंने बीच में ही रिजाइन कर दिया, और वो सारी प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वो बीच में ही रुक गई, ठीक है। हाँ, तो अब मैं इसी के साथ आंसर के साथ मैं क्लास ख़त्म करने जा रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा था कि हाल फिलहाल की जो टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो क्या है। कल हमने क्लास में भी पढ़ा था कि वो है 34, और ये कब बढ़ाई गई थी? 2019 के अंदर, लास्ट 2019 के अंदर इसको बढ़ाया गया था। और द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट के थ्रू इसको बढ़ाया गया था। जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी 1950 के अंदर, वो 8 जजेस की थी, ठीक है, जिसमें से चीफ जस्टिस थे एक, प्लस 7 प्यून। प्यून मतलब जो उनके जूनियर जजेस होते हैं, प्यून होता है कि जूनियर सबॉर्डिनेट, मतलब वैसे तो पावर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सेम होती है, लेकिन इनको वैसे हायरार्की के अंदर नहीं मान के चलते, बस एक तरीके से एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें 34 है, 34 मतलब एक सीजीआई प्लस 33 प्यून, ठीक है। ये आज का टॉपिक था। और आप ऐसे ही टॉपिक जानने के लिए, या आप नीचे अपना भी कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं कमेंट के अंदर कि आप किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक के बारे में क्लास चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हो सकता है ये आपके लिए काम की चीज़ ना हो सकता है आपके किसी रिलेटिव के लिए, किसी नॉन के लिए काम की चीज़ हो, तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे क्लास के साथ।